बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लॉर्ड नज़ीर साहब, ज़हूर नियाज़ी साहब, हाज़रीन, अब इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये जो कारवाने फिक्र है, इसको अपनी आवाज बढ़ाने के लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए। चले कोई बात नहीं, आप जिस तरह की आवाज आएगी, आप खामोशी करें, आवाज आएगी। जिस तरह के हालात हैं जी, आप खामोशी तो करें ना, आवाज आएगी भाई। बेहतर यह है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करके आपसे इजाजत ले लूं। तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं यहाँ पर, ये लॉर्ड नज़ीर साहब की मेहरबानी है कि इस गैदरिंग में मुझे ले आए, आप लोगों से मुलाकात हो गई। लेकिन मुझे मैं यहाँ पर स्पेशली इस फंक्शन के लिए यहाँ पे मैंने गुस्ताखी नहीं की थी आने की। लॉर्ड नज़ीर साहब जो हैं वो मुझे यहाँ पे ले आए, उनकी मेहरबानी है। असल में आप लोग अक्सर औकात जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं, आपको बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं। तो हम लोग पाकिस्तान में बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं, और इस तरह के मसाइल हैं कि इस जमहूरी दौर में हम उसको जुबान पे भी नहीं ला सकते। अगर जुबान पे लाएं तो फिर जुबानबंदी का खदशा है। तो ये जो मसाइल है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो सेक्रेटरीट है या लंदन में, वहां पे एक प्रेजेंटेशन थी, उसके लिए मैं यहाँ पे दरअसल आया था। और आज वहां पे जब 2-3 घंटे मैं अपना काम करने के बाद बाहर निकला, तो बाहर एमनेस्टी के सेक्रेटरीट के बाहर जो है वो एक मुकामी टेलीविजन वाले जो है वो खड़े थे। उन्होंने लॉर्ड साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि करीब ही हमारा स्टूडियो है। तो लॉर्ड साहब का नाम लिया उन्होंने, मैंने कहा अच्छा जी चले जल्दी से आपको भुगता लेते हैं। तो वो जब मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया तो 1 घंटे के बाद वो स्टूडियो आया। तो उस 1 घंटे के दौरान लॉर्ड साहब के मुझे फोन आ रहे थे। तो मैंने इनको एक ऑप्शन दी, मैंने कहा जी एक तरीका है कि मैं इनकी गाड़ी से कूद जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि फिर मैंने किधर जाना है, क्योंकि मुझे ईस्ट लंदन का कुछ पता नहीं है। तो ये उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ाई, और फिर मैं किसी तरीके से भटकता हुआ लॉर्ड साहब के पास पहुंच गया, और फिर वो मुझे आपके पास ले आए। तो उन्होंने वजाहत की, मैंने कहा मैं भी कुछ मजीद वजाहत आपको पेश कर दूं कि यहाँ पे देर से पहुंचने की वजह क्या है। दूसरी बात यह है कि आपके जो असल सब्जेक्ट है, इस पर बात करने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने मुझ पर सीधा 302 का इल्जाम लगा दिया कत्ल का, कि जी मैं इनके दोस्त रहमान कैद के कत्ल का मैं जिम्मेदार हूँ। तो भाई बात यह, आपने कहा कि आप तहकीक करके बात किया करें, ठीक है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप भी जरा तहकीक कर लेते और फिर आप बात करते, क्योंकि मैंने कोई चोरी छुपे तो बात की नहीं। मैंने तो तकरीबन 3-4 महीने पहले कॉलम लिखा था जो रोजनामा जंग में शाया हुआ। उस कॉलम में मैंने ये लिख दिया था कि नवाज शरीफ साहब को अपनी जान के बारे में कुछ खतरात लाहक थे, उनको ये बातें बताई गई। और ये बातें जो हैं, ये जब मेरी जरदारी साहब से बात हुई तो मैंने उनको बता दी। उसमें कहीं रिमांड कैद साहब का तो नाम नहीं आया। उसके बाद दोबारा पिछले दिनों दुनिया टेलीविजन के एक प्रोग्राम में फिर मैंने दोबारा ये बात की। अब शाकिर कुरैशी साहब को भी ये गलतफहमी है, उन्होंने बार बार कहा। एक और यहाँ पे चड्ढा साहब ने भी ये बात की कि जी हमारी बात ईवानों में बहुत सुनी जाती है। हमारी बात जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब नहीं सुनते, सीधी सी बात है। हमारी बात तो आप लोग सुनते हैं, पाकिस्तान के आम लोग सुनते हैं। और क्योंकि आप लोग हमारी बात सुनते हैं तो उसकी वजह से फिर हमें वही बात करनी पड़ती है जो आपको पसंद है, और जो बात आपको पसंद है जब हमें वो बात करनी पड़ती है तो फिर हमसे ये बड़े बड़े लीडर जो हैं ये नाराज हो जाते हैं। फिर हमें अपनी मदद के लिए जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मदद तलब करने के लिए हमें कभी लंदन में आना पड़ता है, कभी हम कहीं पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हम उसकी प्राइस पे करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि व्हाट काइंड ऑफ प्राइस वी आर पेइंग। अब ये मेरे दोस्त ने जो बात की है, ये इन्होंने भी कहा कि मैंने क्योंकि रिमांड कैद के बारे में बता दिया था आसिफ जरदारी साहब को, तो मेरी वजह से जरदारी साहब ने रिमांड कैद को कत्ल करवा दिया या फारग करवा दिया।
अब भाईजान बात यह है कि आप बुरा ना मनाइएगा, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अगर जरदारी साहब मेरी बात इतनी सुनते होते, मेरी जुबान घिस गई है कहते कहते मिन्नता तरले कर करके, भाईजान खुदा के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आप अमल दरामद करते, उनके हाथ तक जोड़े हैं, उनको कहा भाईजान ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत जो आपने किए हुए हैं आपकी शहीद वाइफ ने, इस पे अमल दरामद कर दें। इसका सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, पूरी कौम को फायदा होगा। आइंदा कभी फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, पार्लियामेंट मजबूत हो जाएगी। लेकिन वो नहीं सुनते और आप कहते हैं जनाब कि हमारी बड़ी बात सुनते हैं। हमने कैरी लूगर बिल की जो 4 दफात है उनको डिबेट किया, हमने कहा इसको आप कबूल ना करें। वो जरदारी साहब जो है वो आप देख लें, उनकी काबीना जो है उसने उसको कबूल कर लिया, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। अब हम आजकल दोबारा हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं खुदा के लिए नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, बदनाम जमाना ऑर्डिनेंस, करप्शन को लेजिटिमाइज करने वाला ऑर्डिनेंस, इसको खुदा के लिए पार्लियामेंट से अप्रूव ना करवाएं। लेकिन उनके सर पे खून चढ़ा सवार है, वो कहते हैं नहीं इसको पार्लियामेंट से मंजूर करवाना है। तो भाई मेरे आप से गुजारिश ये है कि अगर वो हमारी बात सुनते हैं तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करते, अगर वो हमारी बात सुनते तो वो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर देते, अगर वो हमारी बात सुनते तो कैरी लूगर बिल को मुस्तरद कर देते। उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी। अब मैं आपको असल बात बताता हूं कि मसला क्या है, जो कि शायद आप भी अपनी जुबान पे लाने से गुरेज कर रहे हैं। सब जानते हैं कि खालिद शहनशाह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा था और 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ था। और ये बात जो है ये अखबारात में शाया हो चुकी है कि खालिद शहनशाह को कत्ल करवाया गया और कत्ल का जो इल्जाम है, शक जो है वो रहमान डकैत पे लगाया गया। और अब क्योंकि रहमान डकैत जो है उसको पता था कि खालिद शहनशाह को किसने कत्ल करवाया, लिहाजा जिसने रहमान डकैत के जरिए खालिद शहनशाह को कत्ल करवाया उसने रहमान डकैत को कत्ल करवा दिया। मेरे कहने पे नहीं करवाया, क्योंकि मेरा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल से या खालिद शहनशाह के कत्ल से भाईजान कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। और यकीनन मेरी बात का आपने बुरा नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैंने भी आपकी बात का बुरा नहीं बनाया, बल्कि आपने जो बात कही मुझे उसको क्लैरिफाई करने का मौका मिल गया। लेकिन बहुत ही अच्छा होता, मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर आप यहाँ पे रहमान डकैत के कत्ल पर अफसोस का इजहार करने की बजाय आप मुझे कहते कि पाकिस्तान में वो जो लोग बेगुनाह लोग खुद कुछ हमलों में मारे जा रहे हैं उनकी शहादत पर हमें बड़ा अफसोस है। उससे पहले जो लोग जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नागहानी तारीख राहों में मारे गए, जो अभी तक मिसिंग है, काश कि आप उनका भी जिक्र करते हैं। यकीनन आपके दिल में उनका भी दुख होगा, लेकिन आपने जिस दुख का इजहार किया है मैं आपके साथ बिल्कुल मुझे पूरी हमदर्दी है। लेकिन प्लीज बात करने से पहले थोड़ी सी आप तहकीक जरूर कर लिया करें। ये कारवाने फिक्र दानिश जो है, इस कारवाने फिक्र दानिश के इस इजलास में मेरे पे कत्ल का इल्जाम लगा पहली दफा, लिहाजा मैं कत्ल के इल्जाम मैं आपको वजाहत पेश कर रहा हूँ। मैच के लिए मदद खाऊं और हबीब जान आपको दोस्त समझ के, आपको सियासी लीडर समझ के जहाँ बुलाया था, ये इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल। चले कोई बात नहीं, उन्होंने बात की, उन्होंने अपने दिल की बात की, लेकिन आप उनकी बात नजरअंदाज कर दें क्योंकि वो बलोच है। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाए जी डू मोर और नो मोर की तरफ। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने जो जिस सब्जेक्ट पर यहाँ पे बात करने के लिए मुझे दावत दी और फिर आप दुराने स्टेज पर अपनी खिताबत के जौहर दिखाते हुए भी आप मुझे बार बार इशारा करते हैं जी इसका भी आपने जवाब देना है, इसका भी आपने जवाब देना। मैं दोबारा आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि हम लोग सिर्फ आपका आईना है। जो लोग आप सोचते हैं, जो लोग आप चाहते हैं, जो आपके मसाइल हैं, हम उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। हम पॉलिसी मेकर्स नहीं हैं, हम डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। लिहाजा डोंट ओवर एस्टिमेट अस। आप पाकिस्तान के मीडिया को ओवर एस्टिमेट मत करें। ये मत समझें कि हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर हम मजबूत होते तो फिर स्वात के एक पुलिस स्टेशन में बूढ़े लोगों पर, कैदियों पर पाकिस्तानी फौज के जवान जो जुल्म सितम ढा रहे थे वो फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल पे आपको नजर आता ना, वो नहीं नजर आया आपको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे बहुत से मसाइल हैं और हमने इन मसाइल को मिलजुल कर हम सब ने हल करना है। और यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ बहुत सी बातें की, हम भी रोजाना अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं। अमेरिका के खिलाफ बातें करना बड़ा आसान है, उसको क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है। अमेरिका का किरदार ही ऐसा है कि उसको पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी मुल्क से की जाती है तो वो अमेरिका है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी नफरत के बावजूद, इतनी गलतफहमियों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद हम अमेरिका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वाई? उसकी वजह यह है